हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए मितेश पवार और हम पढ़ने जा रहे हैं IS-10 इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ये स्टैंडर्ड दिखने में इजी है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में तो कंफ्यूज होते ही होते हैं। रियल लाइफ में भी इंटरव्यू के टाइम पर या रियल लाइफ एप्लीकेशन में भी बहुत बार प्रोफेशनल भी इस स्टैंडर्ड में कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इस मिस्ट्री को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो आपको टाइमलाइन समझाता हूं मैं पहले। टाइमलाइन क्या है और टर्मिनोलॉजीज भी यहाँ पर क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे यहाँ पर रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब क्या होता है। जनरली आप जानते हो रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब होता है अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर हमने रिपोर्टिंग पीरियड लिया है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, है ना। अप्रैल टू मार्च हमारा यहाँ पर रिपोर्टिंग पीरियड है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या सेम डे पर यानी कि रिपोर्टिंग डेट के एंड पर, यानी कि इस केस में 31 मार्च 2022 को फाइनलाइज हो जाते हैं क्या? नहीं, उसको फाइनलाइज होने में टाइम लगता है। अच्छा, ये फाइनलाइज हो जाते हैं तो इसके ऊपर सिग्नेचर कौन करता है, मतलब फाइनलाइजेशन करता कौन है? कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आगे पढ़ने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देता हूं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? अप्रूव्ड करते हैं, ऑथोराइज्ड फॉर इशू करते हैं। तो देख, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ऑथोराइज कर रहे हैं 30 जून 2022 को, यानी कि रिपोर्टिंग पीरियड एंड होने से 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून, इस 3 महीने बाद क्या कर रहे हैं वो यहाँ पर फाइनलाइज कर रहे हैं। तो इस बीच में अगर कोई इवेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री में फायर हो जाता है या कोई आपका मेजर कस्टमर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? क्या उस लॉस को आप यहां पर रिकॉग्नाइज करोगे? मतलब उस लॉस को आप यहां पर रिकॉग्नाइज करोगे, उसकी अकाउंटिंग एंट्री यहां करोगे, उसका डिस्क्लोजर दोगे या नहीं दोगे? है ना, ये डाउट आएंगे आपके माइंड में। क्यों? क्योंकि ये तो अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया ना। जनरली अगर हम किसी से पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि ये अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया, इसके बाद ये तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आना चाहिए जो भी लॉस है। नहीं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर आपका कोई इवेंट होता है और वो इवेंट एडजस्टिंग हो सकता है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो सकता है। एडजस्टिंग का मतलब क्या हुआ? आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री यहां पर पास कर दोगे, यानी कि उसका ट्रीटमेंट यहां पर कर दोगे, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट आपके P&L और बैलेंस शीट पर पड़ने लगेगा। लेकिन जो नॉन एडजस्टेड इवेंट होते हैं उसका मतलब होता है आप सिर्फ उस इवेंट का यहां पर डिस्क्लोजर दे देते हो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपसे पूछता हूं। क्या एक बार बैलेंस शीट साइन हो जाने के बाद उसमें चेंजेस पॉसिबल है क्या? क्या आप चेंजेस कर सकते हो क्या? नहीं। एक बार ऑथोराइज्ड फॉर इशू हो जाने के बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। यानी कि चेंजेस कब तक कर सकते हो? इस पीरियड के बीच में चेंजेस कर सकते हो। तभी तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ के इवेंट्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं, डिस्क्लोज कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो इवेंट आपका फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, आपके फेवर में भी हो सकता है। जैसे आपने कोई कोर्ट केस लगाया था, वो कोर्ट केस आप जीत गए, है ना। आपने किसी के ऊपर कोर्ट केस किया था और वो आप जीत गए, तो ये आपके लिए फेवरेबल है। आपके अगेंस्ट में किसी ने कोर्ट केस किया था तो ये आपके लिए अनफेवरेबल है। आपके फैक्ट्री में आग लग गई, आपका कोई कस्टमर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये आपके लिए क्या है? अनफेवरेबल इवेंट है। तो इवेंट दो टाइप के हो सकते हैं, फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से देख सकते हैं। कुछ इवेंट आपके एडजस्टेड होते हैं और नॉन एडजस्टेड होते हैं। चलिए सारी चीजें हम समझेंगे विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे, उन कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पर। तो स्कोप, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर बात करें तो अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर की बात करता है। किसके? अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर की, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के। चलो, फेवरेबल अनफेवरेबल मैंने आपको बता ही दिया है ना। ऑथोराइजेशन कौन करता है? ऑथोराइजेशन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी। और अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म के केस में तो करस्पॉन्डिंग अथॉरिटी, मतलब कोई भी करस्पॉन्डिंग अथॉरिटी हो सकती है। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म है, उसमें से पार्टनरशिप फर्म ने डिसाइड किया कि उन्होंने एक बॉडी बनाई, ये बॉडी क्या करेगी? ये बॉडी
मैनेज करेगी, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये ऑथोराइज करेगी, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया, तो वो अथॉरिटी को हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग अथॉरिटी बोलेंगे। अब प्रोपराइटर के केस में कौन करता है, प्रोपराइटर के केस में तो इंडिविजुअल खुद ही कर लेता है ना, तो वही क्या हो जाएगा आपका, अप्रूविंग अथॉरिटी होती है। चलो एक एग्जांपल समझेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू ये स्टैंडर्ड समझेंगे। स्टैंडर्ड बहुत इजी है, कंटेंट वाइज बहुत इजी है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग डेट है 31 मार्च 2025, और यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथोराइज्ड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द इशू कब कर रहे हैं, 30 जून को कर रहे हैं, ठीक। तो इवेंट हैपनिंग बिटवीन द 1 अप्रैल टू 30 जून, यानी कि इस 3 महीने में जो भी इवेंट हैपनिंग होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। एमसीक्यू आ जाता है सिर्फ इस पॉइंट पर कि इवेंट आपको आइडेंटिफाइड करना है कि ये इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है या नहीं। चलो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मान के चलो कि इवेंट इवेंट हुआ 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2025 को, तो क्या ये इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है, नहीं है, ये नहीं है, है ना। एग्जाम्पल के लिए कोई फायर हो गया 1 जुलाई 2025 को, तो क्या हम इसको इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बोलेंगे, आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज्ड फॉर इशू हो रहे 30 जून को ही। चलिए आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। तो यहां पर क्या हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग कर रहे हैं, और किस दिन मीटिंग कर रहे हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं 5 मई को मीटिंग कर रहे हैं। क्यों मीटिंग कर रहे हैं, रिव्यू एंड ऑथोराइज्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑथोराइज्ड करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, ठीक। अब ये ऑथोराइज्ड करेंगे, इसके बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके पास जाते हैं, एजीएम में शेयर होल्डर्स के सामने रखे जाते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये होगा कि आपका इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड क्या माना जाएगा, है ना, कौन सा पीरियड कंसिडर किया जाएगा। तो 5 में, तो यहाँ डेट में लिख देता हूं, 21 कंसिडर किया, तो 5 में 21, एजीएम कब यहाँ पर हेल्ड हो रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग 23 जून को, है ना, 23 जून को यहाँ पर क्या है, एजीएम हो रही है। तो हमें उससे मतलब नहीं है कि एजीएम कब हो रही है, हमारा तो सिंपल सा आंसर होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कब फाइनलाइजेशन कर दिया है। तो फाइनलाइजेशन यहाँ पर कर दिया 5 मई को, यानी कि ये पीरियड में जो भी इवेंट होगा उसको हम बोलेंगे इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर भी देख लो क्या बोल रही है, द डेट of authorized for issue of the financial statement for the purpose of this standard is 5 मई। तो यहां पर कंफ्यूजन होता है कि हम ऑथोराइज्ड फॉर इशू कब माने, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जब कर दिया यानी कि 5 मई को, और यहां पर इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड किसको बोलेंगे, इस पीरियड में होने वाले इवेंट्स को हम इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बोलेंगे। अब ये तो बहुत इजी था, चलिए और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की ओर जा रहे हैं। On 18th May 2022, the management of the entity authorized a financial statement for issue to its supervisory board। अब ध्यान रखना ये authorized for issue to its, ये क्या कर रहे हैं, ऑथोराइज्ड कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये किसको देंगे, ये एक सुपरवाइजरी बोर्ड है उसको दे देंगे, है ना। अब आपको कंफ्यूजन आएगा कि सर वो तो शेयर होल्डर्स को देना चाहिए, नहीं, हमारा जो कंक्लूसिव पॉइंट होगा, आप कैसे डिसीजन लोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिस दिन ऑथोराइज्ड कर दिए, चाहे इशू किसी के लिए भी कर रहे हैं, उन्होंने जिस दिन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज्ड फॉर इशू कर दिए, वो ही डेट आपकी कट ऑफ डेट है। तो यहां पर 18 मई को क्या हुआ, यहां पर मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी ऑथोराइज्ड कर दिए इन्होंने। द सुपरवाइजरी बोर्ड इज मेड अप सोली नॉन एग्जीक्यूटिव एंड may include representative of the employees and other outside interest. The supervisory board approves the financial statement on 26th में। एक सुपरवाइजरी बोर्ड बनाया था जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज थी। अब ये इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पर फाइनल कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल कर दिए, मतलब ये इन्होंने रिव्यू करा होगा, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रिपोर्ट दी होगी। तो हम यहाँ पर ऑथोराइज्ड फॉर इशू कब मानेंगे, 18 मई को। हमें तो एक ही चीज देखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई सुपरवाइजरी बोर्ड नहीं देखना है, कोई शेयर होल्डर्स नहीं देखना है ना। कट ऑफ डेट हमारी होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस दिन इशू कर दे। चलिए तो कंक्लूजन मैंने बता दिया है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड ऑन 18 मई 2022, दैट्स इट। चलिए आते हैं और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल की ओर।
अब देखिए एग्जाम्पल 4 को मैं यहाँ पर समराइज कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है इस एग्जाम्पल में, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिपोर्टिंग पीरियड है, ठीक है। 31 मार्च 25, ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग पीरियड है। इसके बाद इस पीरियड में यहां पर जाके आपके 30 अगस्त को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज्ड फॉर इशू हो रहे हैं, ठीक। अब हुआ क्या, आपको पता है कि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पब्लिश किए जाते हैं, यानी कि क्वार्टर वाइज भी क्या करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इस लास्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश हो चुके हैं कि क्वार्टरली कैसे परफॉर्मेंस किया वगैरह वगैरह, ठीक है। अब क्या होता है, ये पब्लिश तो हो चुके, इस बीच में क्या हुआ, एक इवेंट हो गया, फायर हो गई। अब वो फायर को तो हमने दिखाया नहीं, जो पब्लिश्ड कर दी हमने ऑलरेडी, जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पब्लिश कर दी है उसमें तो उसका इम्पेक्ट आया नहीं। तो क्या अब हम हमारे मेन फाइनेंशियल एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या उसमें इस इवेंट को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। क्वार्टरली या इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहां पर इग्नोर करो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ओनली। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड कब यहाँ पर एंड हो रहा है, इसके बाद जो भी इवेंट होंगे उसे हमें कंसिडर्ड करना है। अब वो एडजस्टेड हो सकते हैं या फिर नॉन एडजस्टेड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें उसे कंसिडर करना है। हमें ये नहीं बोलना है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पब्लिश हो चुके, अब कैसे दें। चलिए इसी के ऊपर ये एग्जांपल है, आप अच्छे से इसको रीड कर लेना, मैंने कंक्लूडिवली इसको एक्सप्लेन कर दिया है। टाइप्स ऑफ इवेंट ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, लेकिन इसके डेफिनेशन क्या है, चलिए डेफिनेशन समझते हैं। Adjusting event. Adjusting event are those provide evidence of the condition existed at the end of the reporting period. अब ये डेफिनेशन किसी को समझ में नहीं आती, या समझ में तो आती है, वो ऊपर ऊपर से पढ़ के आगे निकल जाते हैं। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हम किन इवेंट को एडजस्ट करेंगे, तो ऐसे इवेंट को एडजस्ट करेंगे जो ऑलरेडी बैलेंस शीट डेट पर थे, ऑलरेडी थे, बस उसकी कंफर्मेशन हमें बाद में मिल गई, उसका एविडेंस बाद में मिल रहा है, मतलब कंफर्मेशन बाद में हो रही है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है, उसकी है ना फाइनेंशियल पोजीशन पहले से ही वीक हो गई थी। आपको कैसे पता पहले से ही वीक हो रही थी? आपने उसको बहुत सारे रिमाइंडर दिए कि पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, ओवर ड्यू हो चुका था, वो पेमेंट नहीं कर रहा था, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो चुकी थी। ये 31 मार्च को आपको पता था। 31 मार्च के बाद यानी कि 15 अप्रैल तक वो कहाँ चले जाता है, इंसॉल्वेंसी के लिए चले जाता है, या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है 15 अप्रैल को, अभी तक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज्ड फॉर इशू नहीं हुए। तो जो ये इंसॉल्वेंट हो चुका है आपका अकाउंट रिसीवेबल, क्या आपको बेड डेट्स रिकॉर्ड कर लेना चाहिए क्या इसी अकाउंटिंग ईयर में? यस, कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। तो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या? यस, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी 31 मार्च को ही। हमें कंफर्मेशन कब मिली? 15 अप्रैल को, जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, है ना, मतलब एविडेंस मिल रहा है हमें, एक्स्ट्रा एविडेंस मिल रहा है, ऑलरेडी कंडीशन एग्जिस्टेंस में थी। एडजस्टिंग इवेंट आर दोज दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कंडीशन दैट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। चलिए एडजस्टिंग इवेंट समझ में आ गया, ध्यान रखना, ऑलरेडी कंडीशन एग्जिस्ट थी कब, 31 मार्च को, तो ही हम बोलेंगे एडजस्टिंग इवेंट। अगर कोई न्यू कंडीशन अराइज हो रही तो उसको हम एडजस्टेड ना बोलकर नॉन एडजस्टेड बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन से समझते हैं। नॉन एडजस्टिंग इवेंट आर दोज दैट आर इंडिकेटिव ऑफ द कंडीशन दैट अराइज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, जो रिपोर्टिंग पीरियड एंड होने के बाद अराइज हुए हैं। तो मैं इसको बोलता हूं न्यू कंडीशन, ठीक। आप क्या करोगे, बहुत सिंपल सी समरी बनाइए यहां पर, आस्क योर सेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। क्या क्वेश्चन पूछना है? वॉज दिस प्रॉब्लम या कंडीशन ऑलरेडी हैपनिंग आर स्टार्टेड बिफोर द ईयर एंड? क्या हमारा ईयर एंड होने से पहले ये कंडीशन एग्जिस्ट में थी, मतलब कोई प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कंडीशन हो सकती है, वो एग्जिस्टेंस में थी? अगर आंसर आता है यस, दैट इज द एडजस्टेड इवेंट।
यस, इट्स एन एग्जिस्टिंग कंडीशन, एडजस्ट करो। नो, इट्स न्यू कंडीशन, डू नॉट एडजस्ट, डिस्क्लोजर इफ मटेरियल। तो हमें क्या करना है, सिर्फ नोट्स में उसको लिखना है, मतलब डिस्क्लोजर देना है अगर वो मटेरियल है। अगर इमटेरियल है तो देने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल इमटेरियल कैसे डिसाइड करोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी, उसका टर्नओवर $1 मिलियन है। कितना है? $1 मिलियन है। और उसके यहाँ $1 की क्या हो जाती है, कोई चोरी हो जाती है, थेफ्ट हो जाता है। तो ये बहुत छोटा सा अमाउंट है ना, नेग्लिजिबल अमाउंट है। तो यहाँ पर ये क्या है, इमटेरियल है। मान के चलो यहाँ पर ही, यहाँ पर उसके $10,000 या 50,000 $90,000 क्या हो जाते, थेफ्ट हो जाते। तो अब ये क्या था, मटेरियल अमाउंट है। तो हमें इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। इवन दो इसका तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देना पड़ सकता है हमें। तो वो समझेंगे कि कब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है या नहीं देना है, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो सिंपल सा आप अभी इतना समझ लो कि एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट आप किसे बोलोगे। एडजस्टिंग इवेंट को डेफिनेशन, चलिए हम एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल समझते हैं जिससे आपकी क्लियरिटी और बढ़ने वाली है। यू सोल्ड गुड्स टू द कस्टमर इन February। तो हमने यहाँ पर कस्टमर डिफॉल्ट का एक एग्जांपल लिया जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। यू सोल्ड गुड्स टू द कस्टमर इन द February 25। ऑन द 15th April 2025 कस्टमर इज डिक्लेयर बैंकक्रप्ट। तो देखो फरवरी में क्या हो रहा था, कस्टमर को हमने गुड्स सोल्ड किया है फरवरी में, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कब हो रहा है, 15 अप्रैल को। तो क्या हमें क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो ईयर एंड होगा हमारा, जो अकाउंटिंग पीरियड है ना, 31 मार्च 2025 को हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाएगा। तो क्या इसमें हम प्रोविजन बना ले क्या लॉस का? समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट येट ऑथोराइज्ड फॉर इशू। चलिए, ऑथोराइज्ड फॉर इशू नहीं हुए, यानी कि ये इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बोल सकते हैं हम, यस। ही वॉज ऑलरेडी इन द फाइनेंशियल ट्रबल बिफोर द 31 मार्च, है ना, ये हमें पता था कि वो फाइनेंशियल ट्रबल में है, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी अच्छी नहीं है। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है, हाँ, जब हम उससे पेमेंट मांगते हैं तो वो ओवर ड्यू कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, डिले कर रहा है पेमेंट को। तो इससे हमें पता चल रहा है, या न्यूज उसके बारे में कोई आर्टिकल छपा है किसी न्यूज में, है ना, या रूमर्स पता चल जाता है कि रूमर्स फैल रहे हैं, तो उससे हमें ये पता चल गया कि वो पे नहीं कर पा रहा है अपने लाइबिलिटीज को, यानी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। तो यहां पर एग्जिस्ट कर रही है क्या कंडीशन? यस, दिस इज एन एग्जिस्टिंग कंडीशन बिफोर 31 मार्च इवन इफ यू फाउंड आउट लेटर। ये तो हमें बाद में पता चल रहा ना कि इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, इसका कंफर्मेशन कब मिला, जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, यानी कि रिपोर्टिंग पीरियड एंड होने के बाद हमें पता चल रहा है। ठीक है। तो ये जो पता चल रहा है हमें इंसॉल्वेंट हो गया, ये क्या है हमारे लिए, एक एविडेंस है, एक क्या कर रहा है, कंफर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। वो तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन तो ऑलरेडी क्या थी, वीक थी, रिपोर्टिंग पीरियड पे ही हमारा। तो हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। और क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो हम फर्दर एग्जांपल से समझेंगे। चलिए, तो ये क्या है हमारा, ये एडजस्टिंग इवेंट है। यू मस्ट एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। चलिए ये लाइन भी हम पढ़ लेते हैं। दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज बैंक्रप्सी इन द अप्रैल इज द जस्ट कंफर्मेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंडीशन। अगला, अ केस वॉज फाइल्ड इन 2000 जनवरी 2025 अगेंस्ट योर कंपनी फॉर डैमेजेस। किसी ने आपके ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। और कब करा है, जनवरी 2025 में, यानी कि रिपोर्टिंग पीरियड में ही करा हुआ है। 20 मई 2025 कोर्ट डिसाइडेड यू मस्ट पे। और कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि हमें पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है, 10 लाख रुपीज हमें पेमेंट करना है। अभी तक क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज हो गए क्या? नहीं हुए, क्योंकि हम सारे एग्जांपल वही ले रहे हैं, ऑथोराइज नहीं हुए, तभी तो ये पिक्चर हम समझ पाएंगे अच्छे से। तो देखो ये क्या है आपका, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है। ठीक, द केस एग्जिस्टेड। अब सबसे पहले क्या डिसाइड करो कि कंडीशन एग्जिस्टेंस में थी या नहीं, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा फ्लो बनाता हूं। सबसे पहले क्या डिसाइड करो कि, सबसे पहले डिसाइड करो क्या ये इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है या नहीं। आंसर आता है यस है। फिर हम जाएंगे आगे। क्या
कंडीशन अब हमें डिसाइड करना है कि ये एडजस्टेड है या नॉन एडजस्टेड है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी। अगर यस तो ये एडजस्टेड इवेंट। अगर कंडीशन न्यू कंडीशन है, मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं थी कंडीशन रिपोर्टिंग पीरियड में, तो ये आपका नॉन एडजस्टिंग होगा। इस केस में क्या है, कंडीशन एग्जिस्टेंस में थी, यानी कि कोर्ट में केस चल रहा था हमारा, उसका डिसीजन बाद में आया, यानी कि कंफर्मेशन कब आई, बाद में आई। तो अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 24-25 के। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एम्प्लॉय फ्रॉड। अगर कोई एम्प्लॉय फ्रॉड कर लेता है और उसका पता हमें ईयर एंड के बाद में पता चलता है, तो ये कैसा इवेंट है। तुरंत रिप्लाई आ जाना चाहिए एडजस्टिंग इवेंट। क्यों, अरे फ्रॉड तो ऑलरेडी हो चुका था, उसका एविडेंस हमें बाद में पता चला ना, कंफर्मेशन बाद में पता चली जब फ्रॉड डिटेक्ट हुआ। ऑलरेडी घटना घट चुकी थी, फ्रॉड हो चुका था, उसका कंफर्मेशन बाद में आया। तो ये क्या है, एडजस्टिंग इवेंट है। चलिए पढ़ते हैं। देखो, दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड इन द अप्रैल इज जस्ट कंफर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंडीशन। न्यू कंडीशन वाला भी एग्जांपल है यहां पर, चलो देखते हैं। एवरीथिंग वॉज फाइन टिल 31 मार्च 2025, यानी कि रिपोर्टिंग पीरियड के एंड होने तक सब कुछ अच्छा था। 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को क्या होता है, देर इज अ फायर दैट डैमेज योर फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में आग लग गई और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी अप्रूव नहीं हुए, यानी कि ये इवेंट कैसा इवेंट है, सबसे पहले डिसाइड करो। ये एक एडजस्टिंग सॉरी, ये एक इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है। ठीक। क्या ये एडजस्टेड है या नॉन एडजस्टेड, तो हमें देखना पड़ेगा क्या कंडीशन एग्जिस्टेंस में थी क्या रिपोर्टिंग डेट पर, नहीं थी। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग पीरियड हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च को, तब तक सब कुछ अच्छा था ना, आग तब नहीं लगी थी, आग तो बाद में लगी है। तो यहां पर ये कैसा है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हमें एडजस्टमेंट नहीं करना है, ओनली क्या कर देंगे हम यहाँ पर, डिस्क्लोजर दे देंगे, वो भी तब जब ये मटेरियल हो, मतलब आग लगी लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं मतलब कि बहुत नॉमिनल सा हमें क्या हुआ, बहुत नेग्लिजिबल हमें लॉस हुआ है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन मेजर फायर हुआ है ना, बहुत सारा डिस्ट्रॉय हुआ है हमारा असेट्स, तो उस केस में हमें डिस्क्लोजर देना होगा। हम अकाउंट एडजस्ट नहीं करेंगे, लॉस बुक नहीं करेंगे इस अकाउंटिंग पीरियड में, 24-25 में लॉस बुक नहीं करेंगे, कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे इस लॉस का, ओनली डिस्क्लोजर दे देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक न्यू कंडीशन है। चलिए, 31 मार्च को थोड़ी ना पता था हमें कि आग लग रही है, आग लगने वाली है ना, कंडीशन वहां एक्जिस्टेंस में होना चाहिए। तो डिस्क्लोजर कैसे देंगे, आपके माइंड में एक और चीज आ रही है कि हम क्या क्या लिखते हैं डिस्क्लोजर में। तो एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पर, इस फायर का हम डिस्क्लोजर कैसे देते हैं, ये देखो नोट्स, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, हम ऐसी हेडिंग दे देंगे नोट्स की। On 10th April 2025, a fire occurred at a company's factory resulting in damages to inventory estimated rupees, जितना भी estimation आपने लगाया, the company is in the process of the claiming insurance. This event occurred after the reporting date and does not affect the financial position of 31st March 2025। तो हमने क्या कर दिया, ये नोट्स में लिख दिया। आप इस नोट्स को 2-3 बार जरूर पढ़ना। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको नोट लिखने के लिए आ जाए तो आप नोट लिख पाओ, और अगर रियल लाइफ में अगर आपको नोट लिखने की जरूरत पड़े तो आपको यहाँ से गाइडेंस मिल जाएगी कि कैसे नोट लिखा जाता है। कुछ नहीं, हमें एक्सप्लेन करना होता है क्या क्या, दो चीजें बताना होती है मेन तो, नेचर, मतलब इवेंट किस नेचर का है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, फायर हो रही है, तो आप फायर के बारे में बताओगे, और एस्टिमेट अमाउंट बताओगे कि इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि हमें इतना एस्टिमेटेड लॉस हो रहा है। ठीक। तो ये हो गया डिस्क्लोजर। एग्जाम्पल ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, और क्या क्या एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स जो है ना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने ही दिए, मतलब उसमें ये इंक्लूडेड है ऑलरेडी। आईएफआरएस जब पढ़ोगे ना, तो आईएफआरएस है ना, IAS 10 पढ़ोगे तो उसमें ये हर बुक में ये मिलेगा एग्जाम्पल। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम्पल उन्होंने ही इनकारपोरेट करके दिए हुए हैं। कौन कौन से, अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट जैसे मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन आर डिस्पोजल ऑफ मेजर सब्सिडरी आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। आपका रिपोर्टिंग पीरियड खत्म हो गया,
अब कोई मेजर कॉम्बिनेशन हो गया है ना, मर्जर एक्विजिशन हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है ना, ये यूजर को पता होना चाहिए। भले ही हमारे रिपोर्टिंग पीरियड के बाद में हुई, लेकिन अभी अभी तक हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज नहीं हुए ना, उस पर साइन नहीं हुई ना, तो एक काम करो ना, फुट नोट में डाल दो, यानी कि नोट्स में डिस्क्लोजर दे दो इसका। ठीक। द अनाउंसमेंट ऑफ द प्लान टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, हमने एक कोई ऑपरेशन ही डिसकंटिन्यूड कर दिया। हमारे दो क्या थे, ऑपरेशन थे, मान के चलो हम क्या करते हैं, हम क्लॉथ्स भी बनाते हैं और हम शूज भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो शूज वाला प्लांट हमने बंद कर दिया, तो इसकी इंफॉर्मेशन यूजर को जाना चाहिए ना। और कब जाना चाहिए, इसी अकाउंटिंग ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाना चाहिए। नेक्स्ट वाले में जाएगा तो बहुत डिले हो जाएगा, टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि डिसीजन तो यूजर को कब लेना है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के लेना है, जो हम अभी क्या करने वाले हैं, ऑथोराइज्ड फॉर इशू करने वाले हैं। इसी को तो देख के क्या लेगा, वो डिसीजन लेगा किस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं किया जाए। चलिए नेक्स्ट, दो एग्जांपल हो चुके हैं। मेजर परचेस ऑफ असेट्स, हमने कोई मेजर परचेस करी असेट्स, हमने बहुत बड़ा प्लांट लगा दिया, हमने क्या कर दिया, हमने बहुत बड़ा प्लांट लगा दिया, या फिर हमने कोई मेजर असेट्स क्या कर दी, सेल कर दी, तो इससे क्या होगा, इससे भी इंपैक्ट होगा डिसीजन। तो ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए किसको, यूजर को, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं, भले ही ये रिपोर्टिंग पीरियड के बाद में हो रही है, लेकिन ऑथराइजेशन से पहले ही हो रही है ना, यानी कि ये कैसा है, ये इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्शन प्लांट बाय फायर, कोई फायर हो गया, हमारा प्लांट डिस्ट्रॉयड हो गया। एबनॉर्मल लार्ज चेंजेस आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इन इन एसेट्स प्राइस आर द फॉरेन एक्सचेंज रेट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने क्या करा था, फॉरेन से कोई मशीनरी परचेस करी थी, यानी कि हम फॉरेक्स में फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रेट में अब क्या हो गया, चेंज आ गया, और चेंज बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसे देना पड़ेंगे ना। तो ये हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना है, इसका सिर्फ डिस्क्लोजर देना है। क्या देना है, डिस्क्लोजर, क्योंकि ये नॉन एडजस्टेड इवेंट है। A change in the tax rate, a tax law enacted or announced after the balance sheet date, बैलेंस शीट डेट के बाद में कोई टैक्स रेट में चेंज होता है या टैक्स लॉ में कोई चेंज होता है, दैट हैव सिग्निफिकेंट, अब ऐसे तो हर साल होता ही है ना टैक्स रेट में चेंज, तो आपको देना है कि नहीं, इसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, तभी हम देना चाह रहे हैं। तो देखो ना, यूजर को ये इन्फॉर्मेशन, देखो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन यूजर को देके हम क्या करेंगे, उसका डिसीजन तो कोई चेंज होने नहीं वाला। मटेरियल चीजों को क्या करते हैं, डिस्क्लोज किया जाता है। इसी के बेसिस पर देखो, जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पर एक यूजर क्या लेता है, अपने डिसीजन ड्रॉ करता है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाता है। तो हमें उसको इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि सारी इंफॉर्मेशन दे डालो ऑर्गेनाइजेशन की, नहीं, वो इंफॉर्मेशन उसके लिए रिलेवेंट होना चाहिए, यानी कि इंफॉर्मेशन किसी होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, उसके काम की भी तो होना चाहिए ना। आपने सारे ट्रांजेक्शन ही देना चालू कर दिए, जितनी भी सेल्स हुई इस पीरियड में वो सारी आपने डाल दिए, ऐसा थोड़ी ना है। उसका डिस्क्लोजर देके मतलब क्या है। Next, entering into the significant commitment or the contingent liability, for example, by issuing the significant guarantee, हमने कोई significant guarantee दी है ना, तो गारंटी दी है, कब दी है, रिपोर्टिंग पीरियड एंड होने के बाद, लेकिन ऑथराइजेशन से पहले, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। commencing major litigation arising solely out of the event that occurred after the balance sheet date, कोई लिटिगेशन हो जाता है ना, कोई कोर्ट केस हम हमारे ऊपर कर देता है, कब, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो ये क्या है, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। चलिए, तो एक फुल फ्लेज यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, इलस्ट्रेशन लिया हुआ है, जिससे आप समझोगे कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, डिस्क्लोजर किस टाइप से दिया जाता है रियल लाइफ में भी, है ना। चलिए समझते हैं सारी चीजें। तो कस्टमर बैंक्रप्सी का मैंने एग्जांपल लिया है, कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, यानी कि आपकी कंपनी है। एमएनओ लिमिटेड, ये आपका कौन है, कस्टमर है, अकाउंट रिसीवेबल है ये। यू सोल्ड गुड्स वर्थ 5 लाख टू एमएनओ ट्रेडर्स ऑन 1 फरवरी 2025, ड्यू इन 60 डेज, हमने गुड्स सेल किया फरवरी में, और उसको टाइम पीरियड कितना दिया, क्रेडिट पीरियड दिया 60 डेज, कि 60 डेज में हमारा पेमेंट कर देना। एज 31 मार्च 2025 द पेमेंट इज स्टिल नॉट रिसीव, तो फरवरी हो गया, मार्च हो गया, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मान के चलो आपके 2 महीने 60 डेज हो रहे हैं, तो हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, भले अगर 60, ये यहां पर हम डेज चेंज कर देते हैं, चलो 50 डेज का हमने क्रेडिट पीरियड दे दिया उसको, कितने, 50 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है।
तो 31 मार्च के पहले पहले अब पेमेंट आ जाना चाहिए था, नहीं आया, ओवर ड्यू हो गया ये। तो ओवर ड्यू हो गया, हम बार बार उसको फोन लगा रहे, वो हमें डिले कर रहा है पेमेंट में, अभी पेमेंट कर नहीं पा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं तो इंडिकेशन मिल रहा है ना, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है। लेकिन हम कंफर्मिटी के साथ बोल सकते हैं कि हम कंफर्म है क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है? नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। एमिनो ट्रेडर्स हैज द ओवर ड्यू इनवाइसेस मोर देन 50 डेज, कर दो इसको, मोर देन 50 डेज हो गए हैं। प्रीवियसली बाउंस्ड अ चेक इन जनवरी, हमने पहले भी इसको है ना गुड्स सेल किया था, तो इसने ना जनवरी में ना इसका एक चेक बाउंस हो गया था, अनक्लियर्ड हो गया था। डिसऑनर बोलते हैं जिसको, चेक बाउंस मतलब कि डिसऑनर हो गया था, इसने जो चेक दिया था वो क्लियर नहीं हो पाया था, डिसऑनर हो गया था। रिक्वेस्टेड लॉन्गर पेमेंट टर्म इन मार्च, बार बार फोन लगा रहे, फोन ही नहीं उठाता, या फोन काट देता है, या फिर मना कर देता है अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, डिले कर देता है। हैड अ बैड क्रेडिट स्कोर एंड रूमर्स इन द मार्केट, मार्केट में सब लोग बोल रहे हैं कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो चुकी है। ऑन द 15 अप्रैल 2025 एमएनओ ट्रेडर्स इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, और 15 अप्रैल 2025 को ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो जाता है। यानी कि यहां पर क्या हो गई, कंफर्म हो गए हम जो सोच रहे थे ना 31 मार्च तक कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, तो इसका कंफर्मेशन हमको मिल गया नेक्स्ट ईयर, यानी कि 15 अप्रैल 2025 को कंफर्म हो जाता है कि ये इंसॉल्वेंट हो गया, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब थी। तो ये कैसा इवेंट है? क्या सबसे पहले तो देखो, क्या ये इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है? यस, अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज्ड फॉर इशू नहीं हुए हैं, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं इस एग्जांपल के लिए, ठीक। तो ये आपका क्या है, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। कैसा इवेंट है ये, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि हमें कंफर्मेशन मिल रही है, कंडीशन तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन उसकी पहले से ही खराब थी। तो दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट, क्यों? बिकॉज द फाइनेंशियल प्रॉब्लम एग्जिस्टेड बिफोर द 31 मार्च 2025। कैसे पता चल रहा था? डिले हो रहा था, चेक बाउंस हो रहे थे, क्रेडिट रिक्वेस्ट जा रही थी बार बार। सो बैंक्रप्सी इन अप्रैल इज जस्ट कंफर्मेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंडीशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग एंट्री कर लो, क्या दिक्कत है? यू नाउ बिलीव, अब हमें क्या लगता है, क्या हमने जो सेल करी थी, कितनी 5 लाख रुपीज की सेल करी थी, ये हमें रिकवर नहीं होगी, है ना? अब यहां पर हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्या पूरा अमाउंट, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ अमाउंट मिल जाए और कुछ अमाउंट रिकवर ना हो। तो हमें देखना पड़ेगा, हमारा अंदाजा लगाना पड़ेगा, यानी कि एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि कितना अमाउंट रिकवर नहीं होगा। तो अभी इस एग्जांपल में हम सोच रहे हैं कि पूरा की पूरा अमाउंट रिकवर नहीं होगा। अगर मान के चलो यहां पर होता कि 50% मिल जाएगा, 50% बेड डेट्स हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं फिर, 50% जो लॉस हो रहा है उसका हम यहाँ पर प्रोविजन बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस केस में क्या है, यू नाउ बिलीव द 5 लाख इज नॉट रिकवरेबल, तो अकाउंटिंग एंट्री कर लो। अकाउंटिंग एंट्री कब करोगे? इसी फाइनेंशियल ईयर में करोगे, है ना? बट डेट्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 5 लाख रुपीज, दैट्स इट। डिस्क्लोजर, क्या डिस्क्लोजर देना जरूरी है क्या एडजस्टेड इवेंट का? दे दो तो बढ़िया है, ना दोगे तो भी चलेगा, ऑप्शनल है ना, क्योंकि ये एडजस्टेड इवेंट है, दोगे तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलती है। तो कैसे देंगे, देखो नोट्स में क्या लिखेंगे। इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट एमएनओ ट्रेडर्स अ कस्टमर विद एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ रुपीज 5 लाख was declared bankrupt. Based on the evidence of the financial deterioration prior to year end, the company has made a full provision for the amount as of 31st March 2025 in accordance with the IS 10। ठीक है, तो आपके माइंड में ये डाउट आएगा कि सर यहां पर हम प्रोविजन पूरे 5 लाख का बनाए या कम का बनाए? अभी मैंने रिप्लाई भी किया था आपको, आपको कितना लगता है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर आपको लगता है कि पूरा अमाउंट बेड डेट्स हो जाएगा, तो पूरे का प्रोविजन बना लो। अगर लगता है कि 80% क्या हो जाएगा, बेड डेट्स हो जाएगा, तो 80% का प्रोविजन बना दो, 20% रिमेनिंग बैलेंस रहेगा आपके बुक्स में, है ना? अब आते हैं अगला, एडजस्टिंग इवेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे या फिर एग्जाम में पूछेंगे। क्या है सिनेरियो, इन्वेंट्री के ऊपर का सिनेरियो ये, चलिए समझते हैं। इन्वेंट्री पता है आपका, इन्वेंट्री आप किस पर दिखाते हो? इन्वेंट्री दिखाते हो कॉस्ट और एनआरवी बीच एवरेज लोअर पर दिखाते हो, ठीक। 31 मार्च को
इन्वेंट्री की एक यूनिट की वैल्यू थी, मान के चलो $20, है ना, एक यूनिट की वैल्यू थी $20। सॉरी, ये कॉस्ट थी। एनआरवी कितनी थी? एनआरवी थी, मान के चलो $25 की एनआरवी थी 31 मार्च 2025 को। तो हम क्या लेते हैं? कॉस्ट आर एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो हमने $20 पर अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है। लेकिन 5 अप्रैल को ये इन्वेंट्री सोल्ड आउट होती है। सोल्ड आउट होती है कितने में? सोल्ड आउट होती है, ये इन्वेंट्री सोल्ड आउट होती है $18 में। $18 में। तो इसका मतलब क्या हुआ? $2 का लॉस है, जो कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। हमने तो इन्वेंट्री 20 पर दिखाई, जबकि हमें इन्वेंट्री दिखाना चाहिए थी 18 पर। सर लेकिन हमने यहां तो सही किया था ना? हाँ, यहां तो आपने सही किया था। चलो, आपके अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज्ड नहीं हुए, तो अब इफेक्ट दे दो, $18 पर दिखा दो आपकी इन्वेंट्री। आप बोलोगे नहीं नहीं सर, $18 पर कैसे दिखा सकते हैं, ये तो बाद में सेल हो रही ना। तो अब हमें यह आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा, क्या इसकी एनआरवी क्या इसकी एनआरवी इसी डेट पर कम हो चुकी थी क्या? हमने ये गलत एस्टिमेट तो नहीं लगाया? तो उसके लिए क्या एग्जाम्पल है, चलिए समझते हैं। अगर मान के चलो आपकी इन्वेंट्री, समझना, डैमेज हो चुकी थी, यानी कि वो ऑलरेडी उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम हो गई थी, लेकिन हमने यहां पर फिर भी कितनी कंसिडर करी? 25। तो डैमेज तो थी ना, डैमेज थी, यानी कि कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी 31 मार्च को। लेकिन उसका कंफर्मेशन कब मिला कि उसकी एनआरवी वाकई में डाउन हो गई है? ये मिला हमें 5 अप्रैल को, जब हमने सोल्ड किया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरी की पूरी इन्वेंट्री को हमें $18 पर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी कौन सी लेंगे? अब कॉस्ट ये 20 और एनआरवी ये वाली नई वाली लेंगे, ठीक है। तो जितनी भी इन्वेंट्री आपकी डैमेज हो गई, वो किस पर रिकॉर्ड करोगे? $18 पर रिकॉर्ड करोगे। तो चलिए इस इलस्ट्रेशन को समझते हैं। एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। सिनेरियो, एबीसी लिमिटेड हैज इन्वेंट्री वर्थ 10 लाख एज ऑफ 31 दिसंबर को। हमारे पास इन्वेंट्री थी, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख रुपीस। On 10th April 2026, before the financial statement authorized, a physical inspection revealed water damage due to water warehouse leak that occurred in December 2025। मतलब हमारे वेयर हाउस में क्या रखा था? इन्वेंट्री रखी हुई थी, वहां पर वाटर लीकेज हो गया। इस वाटर लीकेज के बारे में हमें पता कब चल रहा है? इसके बारे में हमें पता चल रहा है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को पता चल रहा है। तो अब इस केस में क्या करना होगा? ऑब्वियसली बात है, अब हमें देखना पड़ेगा कि नई एनआरवी क्या है। डैमेज्ड स्टॉक एनआरवी इज नाउ ओनली 6 लाख। अब ये जो इन्वेंट्री है ना, इसकी एनआरवी ओनली 6 लाख है, और कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। तो हम क्या करेंगे? विच एवर इज लोअर, तो हम 6 लाख पर रिकॉर्ड करेंगे इन्वेंट्री। लेकिन हमारे बुक्स में अभी इन्वेंट्री कितने पर आ रही है? अभी तो 10 लाख पे आ रही है ना, तो उसको हमें लेकर आना पड़ेगा किस पे? 6 लाख पर लेके आना पड़ेगा। तो एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? इन्वेंट्री लॉस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे? इन्वेंट्री अकाउंट 4 लाख से। चलिए, तो अकाउंटिंग एंट्री हो गई इसकी। अब समझते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट के बारे में। इन्वेंट्री से रिलेटेड ये सिनेरियो क्या बनता है? एक्स वाई जेड लिमिटेड इन्वेंट्री वर्थ 8 लाख ऑन 31 दिसंबर, 25 फेब्रुवरी अ फायर ब्रेक आउट एंड डिस्ट्रॉयड द 5 लाख वर्थ इन्वेंट्री। क्या हुआ? हमारे पास इन्वेंट्री थी 8 लाख रुपीस की, और फायर हो जाता है, हमारे यहाँ पर फायर हो जाता है, तो उसमें 5 लाख की इन्वेंट्री क्या हो जाती? डिस्ट्रॉयड हो जाती है। अब कितनी बची? ओनली 3 लाख बची, लेकिन 5 लाख की डिस्ट्रॉयड हो गई है। अब बताओ, ये फायर हुआ है, क्या ये इवेंट एडजस्टेड है या नॉन एडजस्टेड? नॉन एडजस्टेड इवेंट। क्या फायर 31 दिसंबर तक थी क्या? नहीं, ये तो न्यू कंडीशन अराइज हुई ना। ये कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन थोड़ी ना थी कि वहां पर हमने माचिस लगा दी थी, बस अभी जलना बाकी था। ये क्या है? ये न्यू कंडीशन है, यानी कि एक फ्रेश इवेंट है।
और ऊपर वाले केस में क्या था, ऊपर वाले केस में वाटर लीकेज हो गया था, यानी कि वो फ्रेश इवेंट नहीं, वो इवेंट हो चुका था अगर देखा जाए तो। वो 31 मार्च तक हो चुकी थी वो चीजें, वो मिस हैपनिंग हो चुकी थी। वो हमें बाद में कंफर्मेशन हुआ है उसका। और ये कैसा इवेंट है, ये फ्रेश इवेंट है। तो यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको नॉन एडजस्टेड इवेंट बोलेंगे, बिकॉज द फायर अकर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एंड वाज नॉट रिलेटेड टू एनी अर्लियर कंडीशन। चलिए, तो डिसीजन लेना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नॉन एडजस्टेड है तो हमें डिस्क्लोजर देना होगा। कैसे डिस्क्लोजर देंगे, देखो जरा। Disclosure required in the notes to accounts on 25th February 2026. A fire destroyed inventory valued 5 lakh. The loss occurred after the reporting date and has not been reflected इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने ये लॉस रिकॉर्ड नहीं किया, ये हमने बता दिया यूजर को, तो यूजर इसके फाइनेंशियल इंपैक्ट को समझ के अपना डिसीजन ले लेगा। उसको पता है यूजर को कि 5 लाख की इन्वेंट्री क्या हो गई, लॉस्ट हो गई है, तो वो अपना डिसीजन ड्रॉ कर लेगा उस हिसाब से। चलिए, अब आपको क्विक डिसीजन लेना है कि तो कैसे लोगे इन्वेंट्री के केस में, देखो। केस नंबर 1 और नंबर 2, डैमेज बिफोर द ईयर एंड, फायर आफ्टर द ईयर, मतलब डैमेज बिफोर द ईयर एंड और डैमेज आफ्टर द ईयर एंड, है ना। तो फाउंड आफ्टर द ईयर एंड, तो एक एक केस समझते पहले। केस नंबर 1, डैमेज कब हुआ, डैमेज हुआ बिफोर द ईयर एंड। फाउंड कब हुआ, हमें पता कब चला, हमें पता चल रहा है ईयर एंड के बाद में। ठीक है, तो इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इस इवेंट को बोलते हैं हम एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं। क्या एडजस्टमेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यस बिल्कुल करना है। अकाउंटिंग एंट्री करना है इसकी, जनरल एंट्री करना है कि यस करना है ना। डिस्क्लोजर देना है क्या, ऑप्शनल है, आपको देना हो तो दो, नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया इवेंट को। दोगे तो ज्यादा क्लियरिटी मिलती है यूजर को, अच्छी बात है देना। फायर आफ्टर द ईयर एंड, अब फायर कब हुआ, ईयर एंड के बाद, मतलब फ्रेश, फ्रेश इवेंट, फ्रेश इवेंट। ठीक, तो फ्रेश कंडीशन है, मैं इसको फ्रेश कंडीशन बोलता हूं। तो फ्रेश कंडीशन है ये। गुड्स ऑन द ईयर एंड, क्या गुड्स ईयर एंड पे था क्या, हाँ था ना। नॉन एडजस्टिंग इवेंट, कैसा इवेंट बोलेंगे इसको, नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से फ्रेश कंडीशन है, न्यू कंडीशन है। नॉन एडजस्टिंग, ऑब्वियसली बात है, एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई अकाउंटिंग एंट्री करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, यस डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तभी तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, अदरवाइज ये स्टैंडर्ड पढ़ने की जरूरत ही क्या थी। पता तो होना चाहिए ना लोगों को कि फायर हो चुका है। चलो, अब आ रहे हैं हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन। कब फेलियर हो जाता है, और फेलियर हो जाता है तो क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं कि अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपका फेलियर हो जाता है तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं। क्या करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स में आप क्लासिफिकेशन करते हो आपके असेट्स को या आपके लाइबिलिटी को, नहीं करते। गोइंग कंसर्न अजम्पशन जब फेल हो जाता है, उस केस में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन या ब्रेकअप वैल्यू के बेसिस पर बनते हैं। सिंपल सा मतलब बोलूं, एनआरवी के बेसिस पर बनते हैं। नेट रियलाइज, आप कितना रियलाइज कर सकते हो, असेट से कितना रियलाइज कर सकते हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर क्या करते हो आप, बैलेंस शीट में लिखते हो असेट्स को, और लाइबिलिटी जितना आप उनको पे करने वाले हो उस पर रिकॉर्ड करते हो, जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन फेल हो जाता है। और आप कोई करंट असेट से नहीं लिखते हो, नॉन करंट असेट से नहीं लिखते हो, सीधे असेट्स और लाइबिलिटी ही लिखते हो। चलिए समझते हैं इस पूरे सिनेरियो को, मैंने एक ब्रीफ में ओवरव्यू दे दिया इसका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन होता क्या है, देखो हमें लगता है कि हमारा बिजनेस फॉरसिबल फ्यूचर तक बंद नहीं होगा, मतलब कि नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड यानी कि नेक्स्ट 12 मंथ तक हमारा बिजनेस बंद करने का कोई इरादा नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनना चाहिए, गोइंग कंसर्न बेसिस पर, अनलेस, लेकिन गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनेंगे, कब नहीं बनेंगे, अनलेस द मैनेजमेंट इधर इंटेंट टू लिक्विडेट द एंटाइटी, मैनेजमेंट चाहता है कि हम कंपनी बंद कर रहे हैं या फिर सीज कर रहे हैं, ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं, हैज नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव बट टू डू सो। हमारा इंटेंशन तो है चलाने का, लेकिन ऐसी कंडीशन आ गई कि हम सरवाइव कर ही नहीं सकते, हम चला ही नहीं सकते। अब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा सिवाय बिजनेस को क्लोज करने के। ठीक, if going concern assumption is no longer valid you must prepare financial statement on the liquidation basis or breakup value basis। ठीक, कब ये गोइंग कंसर्न assumption अफेक्ट हो जाता है, तो कुछ एग्जांपल्स है।
मेजर फायर हो गया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और अब हम सर्वाइव नहीं कर सकते। कंपनी लॉसेस इट्स, तो देखो एक एक फायर वाला है। कंपनी लॉसेस इट्स ओनली मेजर कस्टमर। कंपनी का एक ही सबसे बड़ा कस्टमर था, एक ही सबसे बड़ा कस्टमर था, यानी कि हमारा एक कस्टमर था जिसको हम नाइन, मान के चलो हमारे बहुत सारे कस्टमर है लेकिन एक मेजर कस्टमर था, उसको ही हम 99% गुड्स क्रेडिट पर सेल करते थे, और वो हो गया इंसॉल्वेंट, बैंकरप्सी हो गई। तो फिर क्या होगा? कंपनी लॉसेस इट्स ओनली मेजर कस्टमर, तो उस केस में हमारी कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाएगी ना। अब कोई गोइंग कंसर्न रहा नहीं, गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया यहाँ पर। अब हम अजम्पशन नहीं ले सकते कि हमारा बिजनेस चलता ही रहेगा। अब रियलिटी में आ जाओ और प्रैक्टिकली देखो कि चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा ना, तो फिर आप एनआरवी के बेसिस पर क्या बना लो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो। इसको एनआरवी नहीं बोलते, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसको बोला जाता है लिक्विडेशन के बेसिस पर या ब्रेकअप के बेसिस पर, ब्रेकअप वैल्यू के बेसिस पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। कोर्ट ऑर्डर क्लोजर ऑफ द बिजनेस, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया बिजनेस बंद करो। गवर्नमेंट रिवोक द लाइसेंस, आपको जो लाइसेंस दिया था जिसके बेसिस पर आप बिजनेस रन कर रहे थे, वो लाइसेंस रिवोक कर लिया, छीन लिया गवर्नमेंट ने। तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, आपको बंद करना पड़ेगा, यानी कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन फेल हो गया। फायर डिस्ट्रॉयड ऑल द फैक्ट्री एंड द कंपनी हैज नो इंश्योरेंस, हमारी सारी फैक्ट्री डिस्ट्रॉयड हो गई है फायर में। अर्थक्वेक आ गया या कुछ भी हो सकता है, इंश्योरेंस नहीं है, तो कैसे सरवाइव करेंगे? बंद ही करना पड़ेगी अब तो। डायरेक्टर डिसाइडेड टू लिक्विडेट द बिजनेस, डायरेक्टर ने डिसीजन ले लिया है कि कंपनी को ताला लगाओ, बंद करो। इन सच केसेस यू मस्ट चेंज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इवन इफ दिस इवेंट हैपन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अब देखो, ये सबसे बड़ी बात, अभी तक हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोल रहे थे ना इसको, कि फायर कब हुआ? रिपोर्टिंग पीरियड के बाद में, रिपोर्टिंग पीरियड के बाद में फायर हुआ है। लेकिन ये फायर ऐसा है कि हमारे गोइंग कंसर्न अजम्पशन को ही क्या कर रहा है, इंपेक्ट कर रहा है। तो अब ये एडजस्टेड इवेंट बन जाता है। तो इस लाइन की वजह से मैं बोल रहा था कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये इसको नॉन एडजस्ट इवेंट बोलते हैं, क्योंकि सर ये आग तो कब लगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग पीरियड के बाद में आग लगी, और अभी तो आपने बताया था ये नॉन एडजस्टेड होता है। फिर यहां पर तो ये एक्सेप्शन में आता है। हमें क्यों दिखाना है? आप खुद सोचो ना, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर कोई असेट्स है, हमारे पास कोई असेट्स है, उसकी वो डिस्ट्रॉयड होने से पहले, डैमेज होने से पहले, मान के चलो वो एक प्लांट है हमारे पास, उसकी वैल्यू है $1 मिलियन। लेकिन डिस्ट्रॉयड होने के बाद, आग लगने के बाद, अर्थक्वेक आने के बाद, अब इसकी वैल्यू ओनली $10,000 रह जाती है। तो हमें अपनी बुक्स में किस पर दिखाना चाहिए? हमें 10,000 पर दिखाना चाहिए ना। यानी कि ये इंफॉर्मेशन यूजर के पास पहुंच जाना चाहिए, और हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको कंसिडर भी कर दिया कि ये देखो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक, तो सिंपल करते हैं सारी चीजों को। एडजस्टेड इवेंट, इसका मतलब होता है कि कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी रिपोर्टिंग पीरियड में। अगर कोई फ्रेश कंडीशन होती है तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन उस फ्रेश कंडीशन की वजह से आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही इंपैक्ट हो जाता है, तो फिर ये एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है। अकाउंटिंग एंट्री पास करना पड़ेगी आपको, है ना। ऑब्वियसली बात है, आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनआरवी पर लेके आना पड़ेंगे। इलस्ट्रेशन, एक इलस्ट्रेशन है, चलो समझते हैं, बहुत इजी है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एबीसी लिमिटेड हैज ट्रेड डेटर्स, हमारा एक ट्रेड डेटर्स था ओवेज $1 मिलियन ऑन 31 दिसंबर, हमारा एक डेटर्स था $1 मिलियन का। ठीक है, ऑन 31 जनवरी 2022 द डेटर्स गोज इनटू द लिक्विडेशन। देखो जनवरी 31 को वो लिक्विडेशन में चला गया। ABC Limited has informed that it will receive nothing from the liquidation. ABC Limited is unable to raise the fund to recover from the losses and is certain to be liquidated. How shall this situation be reflected in the financial statement for the year ended 31st March? अब देखो, ये हम एज्यूम कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए कि ये हमारा एक मेजर कस्टमर था, ओनली मेजर कस्टमर था। मेजर कस्टमर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, लेकिन ये ओनली मेजर कस्टमर था, यानी कि एक ही ऐसा सिंगल कस्टमर था जिसकी वजह से हम, ये तो खतरे में चला गया, हम भी खतरे में आ गए। ये तो लिक्विडेट हो गया,
इसने तो अपना बिजनेस बंद कर दिया इस कस्टमर ने, इसकी वजह से हमारा बिजनेस भी बंद हो जाएगा। अगर हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा यानी कि हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हो गया, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हो गया, तो अब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे लिक्विडेशन के बेसिस पर। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रोड्यूस ऑन द लिक्विडेशन बेसिस, नॉट ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। आपको ये लिखना है लाइन एग्जाम में। अगर एमसीक्यू आए तो फिर आप सिलेक्ट कर लेना करेक्ट ऑप्शन। आपको मैंने बोला था ना लिक्विडेशन के बेसिस पर बनते तो कैसे दिखते होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये देखो। लिक्विडेशन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन के बेसिस पर बनते तो देखो इस टाइप से दिखाई देंगे। सिंपल दे रखा है मैंने बैलेंस शीट, असेट्स दिखेगी आपको, यहां पर कोई बाइफरकेशन नहीं दिखा गया, यानी कि कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिखेगा, करंट असेट्स नॉन करंट असेट्स। तो यहाँ क्या दिख रही है, ओनली असेट्स दिखाई दे रही है, ओनली असेट्स। कैश, इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स, प्लांट, फर्नीचर, और देखो ये एनआरवी मैंने लिखा भी है यहाँ पर, एनआरवी पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अब यहाँ पर देखो मैंने एक नोट दे रखा है, लिक्विडेशन के बेसिस पर होगा तो क्या होता है, असेट्स शोन एट एनआरवी के बेसिस पर शो करेंगे किसको, असेट्स को। लाइबिलिटी को एट एक्सपेक्टेड सेटलमेंट वैल्यू, मान के चलो हमारा कोई लोन चल रहा था, लोन चल रहा था $1 मिलियन का, या $10 मिलियन का हमारा लोन चल रहा था, ठीक है। तो हमारी लाइबिलिटी कितनी थी, $10 मिलियन। लेकिन अब हमने क्या कर लिया, बैंक से बात करी, है ना, तो सेटलमेंट कितने पर डिसाइड हुआ कि अब हमें इसको कितने में सेटल करना है, तो डिसाइड हुआ कि हमें ओनली $2 मिलियन ही पे करना है। कितने पे करना है, ओनली $2 मिलियन। तो अब हम अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी किस पर दिखाएंगे, $2 मिलियन पर दिखाएंगे। एक्सपेक्टेड सेटलमेंट वैल्यू, ध्यान रखना ये वर्ड, कि हमें कितनी एक्सपेक्टेशन है, हम कितने में सेटल कर पाएंगे। चलो मान के चलो सेटलमेंट नहीं हुआ, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इतने में सेटल कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो पेमेंट है ही नहीं देने के लिए। नो करंट या नॉन करंट क्लासिफिकेशन, कोई क्लासिफिकेशन नहीं होने वाला करंट और नॉन करंट का, भूल जाओ। एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली बात है डिस्क्लोजर तो देना ही पड़ेगा। तो डिस्क्लोजर कैसे देंगे, चलो डिस्क्लोजर भी देख लेते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द लिक्विडेशन बेसिस ड्यू टू द पोस्ट ईयर एंड इवेंट which made the continued operation unviable। ये एडजस्टेड इवेंट है, एडजस्टेड इवेंट है, ठीक है। कैसा है, एडजस्टेड इवेंट है, तो हमने इसका इम्पैक्ट तो दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, साथ ही साथ हम इसका डिस्क्लोजर भी देंगे, बताएंगे ना लोगों को, यूजर्स को बताएंगे कि हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन इम्पैक्ट हो गया, और इस वजह से हमने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे बनाए हैं, लिक्विडेशन के बेसिस पर बनाए हैं। तो यहां पर एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना पड़ता है किस केस में, ध्यान रखना, नॉर्मल अगर क्या है एडजस्टेड इवेंट है तो उस केस में हमें डिस्क्लोजर ऑप्शनल होता है, लेकिन गोइंग कंसर्न जब अफेक्ट हो जाता है ना, तो डिस्क्लोजर तो देना ही, मतलब एडजस्ट करना है एज वेल एज डिस्क्लोजर भी कंपलसरी हो जाता है। अब आते हैं डिविडेंड के केस में, बहुत ही ईजी है। आपने ड्यूरिंग द पीरियड डिविडेंड प्रपोज्ड किया, देखो प्रपोज्ड किया उसकी तो अकाउंटिंग एंट्री होती नहीं है। आपने डिविडेंड प्रपोज्ड किया था ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और डिक्लेयर्ड हो गया बिफोर ऑथराइजेशन, है ना, यानी कि ये इवेंट क्या है, ये इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है, मतलब क्या हो रहा है, डिक्लेयर्ड हो रहा है। लेकिन आप समझना, क्या ये एडजस्टेड इवेंट है या नॉन एडजस्टेड इवेंट है, ये नॉन एडजस्टेड इवेंट होगा। क्यों, क्योंकि कोई कंडीशन एग्जिस्टेंस में नहीं थी ना, हमारी क्या कोई लाइबिलिटी थी क्या, 31 मार्च मतलब ईयर एंड पर क्या हमारी कोई लाइबिलिटी आ रही थी क्या। तो ध्यान रखना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है ये, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। मैं आपको वापस से रीड करके एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूं। इफ डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड फॉर इशू, ठीक है। क्या बोल रही है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो चुका है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, प्रपोज से मतलब नहीं, डिक्लेयर देखो कब हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है रिपोर्टिंग पीरियड के बाद में, लेकिन बिफोर द ऑथराइजेशन द डिविडेंड आर द डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कैसा इवेंट है, ये इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है और ये नॉन एडजस्टेड इवेंट है। Illustration, XYZ Limited has prepared its financial statement for the year ended 31st December on 30th January। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हो रहे 31st दिसंबर को, 30th जनवरी को क्या हुआ, XYZ डायरेक्टर्स डिक्लेयर द डिविडेंड
अमाउंटिंग टू $5 million। $5 million का यहाँ पर क्या हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ। अब ये एडजस्टेड इवेंट है या नॉन एडजस्टेड इवेंट? ये नॉन एडजस्टेड इवेंट है। फ्रेश, फ्रेश है ना, मैं बोलता हूँ ना फ्रेश कंडीशन है, न्यू कंडीशन है ये, एग्जिस्ट नहीं कर रही थी 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को। डिक्लेरेशन देखना है, प्रपोज नहीं देखना, ध्यान रखना आपको। दिस इज अ नॉन एडजस्टेड इवेंट, XYZ लिमिटेड डज नॉट चेंज द फिगर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2011, समझ लो इसको, बट डिस्क्लोज द पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड डिविडेंड इन द नोट्स। तो ये कैसा है, पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड डिविडेंड है। चलो, अब बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इस PDF में दे रखे हैं। चलो मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, आपसे पूछता हूं ना, ये वाला केस। इस वाले केस में क्या है कि आप प्रोविजन को रिड्यूस कर रहे हो। क्या हुआ था, आपका ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट हुआ था, मतलब कि आपने क्या करा था, वायलेशन किया था ट्रेडमार्क एक्ट का। तो उसकी वजह से आपके ऊपर पेनल्टी लगने वाली थी, तो या आपको पता था ड्यूरिंग द पीरियड होने वाला है ऐसा। तो आपने क्या करा था, प्रोविजन बना लिया था, $1 million का आपने प्रोविजन बना लिया। आपको पता है कि आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी, पेनल्टी लग जाएगी। तो आपने $1 million का क्या कर दिया, यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट कर दिया था। तो एंट्री क्या पास करी होगी आपने, लीगल कॉस्ट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर लीगल कॉस्ट। ठीक है, तो ये लीगल कॉस्ट चली गई P&L में, और प्रोविजन बनके तैयार हो गया, ये लाइबिलिटी में आ गया। रिपोर्टिंग पीरियड एंड होने के बाद कोर्ट में क्या हो गया, डिसीजन हो गया, और कोर्ट ने बोला कि आपको ओनली कितना देना है, ओनली 60% अमाउंट देना है जो आपने सोचा है। मतलब कि मैं अगर यहाँ पर बोलूँ तो $0.6 million ही आपको पे करना है। तो हमने प्रोविजन ज्यादा बना लिया था, तो रिवर्स कर दो, क्या दिक्कत है। हमें कंफर्मेशन मिल रही ना, हमें कंफर्मेशन मिल रही कोर्ट से, तो हम क्या कर देंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे। तो ये एडजस्टेड इवेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रोविजन रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर। प्रोविजन क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो प्रोविजन रिड्यूस करने के लिए एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन अगेंस्ट लीगल कॉस्ट डेबिट हो जाएगा, और लीगल कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी, मतलब P&L। ये कहाँ जाएगा, आपके P&L में जाएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस कॉम्प्लिकेटेड इशू पर चाहिए, वो आप कमेंट में कर सकते हो। अगला एक टॉपिक आने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, वो है आपका कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।